तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 1 मोललता के जरिए मोललता जलीय घोल में किसी विलयन का मोल अंश क्या होगा। देखिए मोललता क्या होता है, किसी भी 1000 मतलब 1 kg 1000 ग्राम में उपस्थित विलय की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता। मोललता वैज्ञानिक इसीलिए यूज़ करता है अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि इसको टेम्परेचर से कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि आप देखिए जब मोललता का यूज़ किया जाता है उसमें लीटर में क्या होता है, जब पानी को गर्म किया जाता है, पानी को हीट किया गया नीचे से, वो थोड़ा सा फैलता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस से थोड़ा थोड़ा दूर भागता है। इससे क्या होता है, अगर आपके पास एक बोतल क्या है, एक बोतल पानी है, एक बोतल पानी है, तो वो क्या होता है बोतल में थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। इससे जो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक्सपेरिमेंट में गलत हो जाता है, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही से नहीं हो पाता। इसीलिए वैज्ञानिक का जो पहली पसंद है वो क्या है, वो है मोललता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 1 मोललता के जरिए घोल में। अब ये भी क्वेश्चन देता है कौन कौन है मोललता, मोललता और मोललता में कौन सा टेम्परेचर से मतलब डिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए जिसमें 2 को ल होगा ना, समझ लीजिएगा उसमें टेम्परेचर निर्भर ही नहीं करता। 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम हो गया 1 kg। अब इसमें टेम्परेचर मतलब आपके पास 1 kg आलू है या कुछ भी है, तो उसमें टेम्परेचर में क्या दिक्कत है, कोई भी 1 kg आलू है मतलब वो है, तो उसमें टेम्परेचर का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। उसी तरह मोललता, उसमें क्या होता है कि हीट देने पर क्या होता है, उसका जो पार्टिकल्स होता है पानी का या कोई भी लिक्विड का, वो थोड़ा सा फैल जाता है। इसीलिए मोललता का यूज़ वैज्ञानिक लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.16 आया है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसको 177 राउंड ऑफ करने के बाद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी दूर की ऊंची इमारत की छवि को पूरी लंबाई का उपयोग करके देखा जा सकता है। मतलब बहुत दूर एक इमारत है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, कौन सा, किसी दूर की ऊंची इमारत की छवि को पूरी लंबाई का उपयोग करके देखा जा सकता है, उत्तल दर्पण से या समतल दर्पण से या अवतल दर्पण से। देखिए कोई भी चीज़ दूर में अगर उसको छोटा करके देखना है तो उसके लिए यूज़ होता है क्या, उत्तल दर्पण। बड़ा चीज़ को छोटा करके देखना है तो उसके लिए उत्तल दर्पण। अब कोई भी बहुत बड़ा चीज़ है, कोई छोटा चीज़ है, मान लीजिए छोटा चीज़, जैसे कि आप दाढ़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा देखना है कि दाढ़ी सही से बने, कहीं से कटे नहीं कोई भी चीज़, तो उसके लिए यूज़ होता है समतल दर्पण। क्या यूज़ होता है, सॉरी समतल नहीं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी छोटे चीज़ को बड़ा करके, समतल तो भाई जैसा ही देखिएगा वैसा ही दिखेगा, इसका साइज को बड़ा छोटा नहीं करता। समझ गए। उत्तल। मेरा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। क्या होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो देखिए कोयला ख़त्म हो ही जाएगा, तेल ख़त्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सब क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। समझ गए। अगला क्वेश्चन, कमानीदार तुला हवा में किसी वस्तु का क्या मापता है। देखिए एक होता है भार, वजन, वेट, ये इंग्लिश में हुआ। ये सब क्या होता है, ये भी किसी भी वस्तु का जो होता है, किसी भी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो फोर्स लगता है किसी भी आदमी के ऊपर, उसी चीज़ को नापता है। क्या नापता है, हवा में। जैसे कि आप ही को नापा गया, तो वो आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स को नापा गया। क्या चीज़ को, फोर्स को नापा गया। ये सब को हम क्या बोलेंगे, भार, वजन, वेट उस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी भी चीज़ का, कोई भी आदमी या कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स को नापा जाता है। उसके बाद देखिए एक होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंदर क्या नापा जाता है, इंसान या किसी भी चीज़ के अंदर जो पार्टिकल्स है, एटम है, या जो उसका हड्डी गुड्डी हुआ इंसान का, और जो दूसरे चीज़ें हुआ, उनका जो भी चीज़ से वो बना हुआ है ना, उसी को हम कहेंगे द्रव्यमान और मास। समझ गए। अब देखिए कमानीदार तुला में क्या मापा जाता है, तो ये आभासी वजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए मापने में भी क्या होता है, थोड़ा सा मेजरमेंट कम हो जाता है। क्या होता है, हवा के प्रेशर से थोड़ा सा मेजरमेंट कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
आभासी वजन नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पष्ट स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। अगर इससे भी कम समय तो गुलमजा जाइएगा। जैसे मेला उला में जाते हैं, डायरेक्ट बहुत सारा आवाज़ आ रहा, कचमचा रहा है, तो आवाज़ कहाँ सुन पाइएगा? माइंड कहेगा अरे भैया किधर से आवाज़ आ रहा, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। डैट मीन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार क्या होता है? उदासीन तार उसको कहते हैं जिसके अंदर करंट नहीं आता। एक होता है करंट वाला तार, जिसको छुइएगा तो आसमान पे जाइएगा, तो कहीं और चले जाइएगा, आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाइएगा। तो उसको उस तार को कहते हैं लाल तार। ठीक है, और काला तार ऐसा तार होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें करंट नहीं रहता। ठीक है, आप उसको छूने में करंट नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, कि एक तरफ से करंट जाता है, एक तरफ से वापस आता है। ठीक है, लाल में करंट रहता है और इसमें इसी को कहते हैं उदासीन कहते हैं। ठीक है, याद रखने का, उदासीन। अच्छा, अगला क्वेश्चन, कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? अब देखिए बॉस, मैं बताता हूँ इसके लिए एक ट्रिक है, बॉस। अब देखिए जो बॉस रहेगा वही ना कुछ करेगा, वही प्रोटीन संश्लेषण कर देता है। इसके लिए राइबोसोम। देखिए बॉ सो आ रहा है ना बीच में, बॉस मतलब बॉस क्या करेगा? प्रोटीन को संश्लेषण करेगा। गोल्जी उपकरण क्या होता है? ये प्रोटीन को देखता है, अरे भाई कहाँ है, सब इधर आओ, सबको बुलाया, उसके बाद लपटा, इसको पैकेजिंग किया, सबको तो इकट्ठा किया सबसे पहले, उसके बाद लपेटा, पैकेजिंग किया, उसके बाद जहाँ भी ज़रूरत है, बॉडी में किसी भी सेल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आराम से इसको हर एक जगह पहुँचाया जाता है। इसी को हम बोलेंगे गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम उसको कहते हैं, जो देख रहा है लाइसोसोम, आत्मघात में थैली भी कहा जाता है। कहीं पे कोई कचरा है तो उसको साफ़ करने के लिए कोशिका के अंदर लाइसोसोम ये फट जाता है, सारा कचरा क्या होता है? साफ़ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉस। और बॉस ही करता है प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है मेरा, रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध प्रक्रिया के कारण होता है। तो ये होता है विसरण के कारण। किस चीज़ के कारण होता है? तो विसरण। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ER। झिल्ली से बनी नलिकाओं हो जाएगा, पुटिकाओं हो जाएगा, कुंडों से जटिल, बहुत जटिल है भैया, समझ गया ना? ER हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होता है? तो ये देखिए क्या होता है पता है? इथेनॉल बनता है। इथेनॉल मतलब समझ रहे, शराब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ऊर्जा भी बनता है। और ये होता है यीस्ट के द्वारा। यीस्ट नाम सुना है ना? वही करवाता है पूरा, जो फल उल होता है उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके बाद उससे यीस्ट यही करवाता है, मतलब इथेनॉल जो बनवाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये इथेनॉल को बनाता है, समझ गए? अब देखिए यीस्ट के बारे में आप एक फैक्ट बता दें। ये देखिए, ये यूकैरियोटिक है और यूनिसेल्युलर है। यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर मतलब ये एक अपवाद कह सकते हैं आप। यूकैरियोट मतलब इसके पास न्यूक्लियस भी है और एक ही सेल है, इसके बाद एक ही सेल से सब कुछ करता है, पूरे चीज़ को, खाना पीना जितना भी काम है ये एक सेल से पूरा कर लेता है। अब किसी का आप कहिएगा अब इसका थोड़ा सा एक सेल काट देंगे, जैसे ही इसका सेल काटिएगा, जैसे हम लोग का क्या हुआ, थोड़ा सा हाथ कट गया, पैर कट गया, आदमी तो जिंदा रहता ना भाई। ये लोग का क्या है, मतलब यूनिसेल्युलर है, थोड़ा सा कटा मर जाएगा। तो कोई भी चीज़ तो उसका मतलब उस सेल में तो होता होगा ना, जो अब नहीं हो पाएगा। जब अब नहीं हो पाएगा तो काम उसका रुक गया, तो वो सेल मर जाता है, यूनिसेल्युलर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये देखिए अभी कथन है, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के विघटन में सहायता करता है। बिल्कुल। अब देखिए इसका तर्क क्या है, पाचन रसों की क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता है, तो ये HCl प्रोवाइड करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रोवाइड करता है, तो ये हो जाएगा। अभी कथन भी सही है, तर्क भी सही है और तर्क का सही विश्लेषण भी हो रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन। अच्छा, ये प्रोटीन की खोज किसने किया? सॉरी, प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन के लिए देखिए दो चीज़ आता है, एक आता है गोल्डस्टीन, है ना, गोल्डस्टीन,
और एक और रदरफोर्ड का भी इसमें नाम आता है। दोनों में मतलब रदरफोर्ड जो थे इनका नामकरण किए थे। गोल्ड स्टीन थे तो वो मतलब कुछ पाइप से इन्होंने खोजा था लेकिन उसका नामकरण नहीं कर पाया था। तो ज़्यादातर इसका जो है ना मतलब इसका जो श्रेय दिया जाता है मतलब खोजने का ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ ज़्यादातर मतलब आप कुछ ज़्यादा इसमें आपका हाथ है तो इसको रदरफोर्ड को दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे गोल्ड स्टीन है, आप गूगल पे भी मार सकते हैं, फिर भी ज़्यादातर ये रदरफोर्ड के लिए ठीक रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ये सोशल साइंस है, आपको मालूम होना चाहिए 20 नंबर का होता है और साइंस भी 20 नंबर का होता है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। तो ये अंग्रेज़ों का सेनापति था। भाई अंग्रेज़ को बोलता था अरे जितना फौज है सब मेरे पास आ, जो बोलेंगे वही करो। कौन? कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में लोकतंत्र की स्थापना सफलता में बड़ी बाधा क्या है? हम देखिए बड़ी बाधा क्या हो जाएगा? शिक्षा भी है, गरीबी भी है, मतदान का दुरुपयोग भी होता है। नेता लोग 10,000 रुपया देता है, पूरा 5 साल राज करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी। तो लोकतंत्र अब सही स्थिति में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? तो केंद्रीकृत निर्णय होगा, मतलब सेंट्रल निर्णय, मतलब जो सरकार बोला वही होगा। लोकतंत्र का ये है कि हर एक स्टेट के पास पावर होना चाहिए। जो पावर है वो एक जगह नहीं होना चाहिए, जो सेंटर आप समझ लीजिए। अब ये पूरा मतलब इंडिया है तो इंडिया में जो पावर है वो हर एक स्टेट में होना चाहिए। हर एक स्टेट में पावर का जो मतलब बंटवारा होना चाहिए। एक ही सेंटर के पास पावर हो गया तो ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91। क्वेश्चन कह रहा है कि मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्था को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा कंजर्वेटिव का मानना था। क्या? राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित कर दिया जाना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ है जो राज्य का स्टेट का पारंपरिक पहले से चल रहा है तो उसको वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए मानना था कंजर्वेटिव का। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षा के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होता है? देखिए एक विशेष काल के ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों तथा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम सचित्र दिखाना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ट्री चार्ट बनाइए। पढ़ाने का अच्छा तरीका है साइंटिस्ट तरीका। पढ़ना देखो, पढ़ने के लिए क्या है, हर दिन बच्चा पढ़ता है लेकिन उसमें रिजल्ट चाहिए ना। वो बच्चा, आप बात को क्या समझ रहे हैं, कितना बातों को आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की प्रमुख नदी नहीं है? ये ताप्ती है ना, ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी नहीं है। और गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा भी, ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रवादी राजनीति धीमी गति से चल रही थी क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी और मॉडरेट्स, मतलब एक हम क्या कहें आपको, एक नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। देखिए किस चीज़ में? नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। जैसे ही देखिए नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था और ये हुआ था 1907 में। एक था नरम, एक था गरम। नरम दल कहता था कि देखो भाई नियम से हम लोग चलते हैं, आराम से धीरे धीरे को संविधान है, अंग्रेज का जो नियम है उसी हिसाब से चलते हैं, धीरे धीरे नियम बदले। गरम दल कहते हैं अरे भैया कुछ ना होगा, मारो लाठी मारो सोटा, अंग्रेज को मार मार के भगाओ, बदतमीजी करता है। तो इसमें क्या होता था, गरम दल का नेता को चुना ही नहीं जाता था। गरम दल का नेता क्या करता था, नहीं चुना था, सिर्फ नरम दल के नेता को चुना जाता था। इसलिए को डर लगता था कि ये लोग कहीं हरकान न दे, क्या करे, हरकान न दे गरम दल के नेता। तो यही हुआ था। जब ये हुआ था ना तो राष्ट्रवादी राजनीति दोनों चक्की, देखिए आप दो भाई अलग हो जाइएगा तो क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस है वो कम हो जाएगा, है ना। राष्ट्रवादी राजनीति धीमी गति से चल रही थी क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी और लिबरल में मतलब दो भाग में विभाजित हो गए, ये कारण है इसका। अगला क्वेश्चन। किसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर झीलें और सिंचाई का, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, ठीक है।
इसी में आया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा क्या होता है? तो ये मौनीसा राम में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। पारंपरिक मतलब किया जा रहा था जलाऊ लकड़ी, ये सब तो ज़मीन आसमान में मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये है। अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वारासराय? तो ये देखिए 6 नंबर का वारासराय था ना। वारासराय मतलब होता है इंग्लैंड का जो राजा था ना, वो इसको कंट्रोल करता था। वहाँ से भेजता था एक आदमी को, जाओ भैया इंडिया पे राज करो, पूरे राज करना है, फूट डालो और शासन करो, चपरगंजी पंथी करो, ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? इसका जो था शासनकाल 1976 से 1980 तक था। 1976 से तो हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ ना कि प्रेस एक्ट किस वारासराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटल। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटल। लिटल मतलब क्या होता है? बच्चा। ये जो था बेवकूफ़ वारासराय था, ये बच्चा वाला दिमाग था। इसको क्या था? बच्चा वाला, पूरा लेल्हा वाला दिमाग था। ये क्या करता था पता है? 1978 में बोला कि जितना मतलब इंडियन जितना अखबार है सबको बंद करो, जितना राजनीतिक गतिविधि हो रहा है, जितना देश को ये लोग आज़ाद करवाना चाहता है, सब अखबार को बंद करो ताकि लोगों को पता ही ना चले देश में क्या हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि मुंह पर ताला मार दो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो ये क्या हुआ? 1978 में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया गया, समझ गया? 1978 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, सॉरी। तो लॉर्ड कौन किया था? लॉर्ड रिटन ने किया था। लिटल, समझ रहे? लिटल से मतलब बच्चा, लेला बच्चा, ऐसे याद कर सकते हो, लेला बच्चा। और उसके बाद लॉर्ड रिपन आया। रिटन मतलब अंग्रेज का पापा। वहाँ से क्या होगा? पापा, पता है ना जी, अंग्रेज का पापा। जब अंग्रेज का पापा आया ना 1982 में, तो बोला कौन जी लेला कानून कौन लगाया लेला कानून? हटाओ इसको। तो हटा दिया जाने के बाद, ठीक है। लॉर्ड रिपन आया, इसको हटा दिया, और लॉर्ड लिटन जो सबसे बड़ा लेला बच्चा था वही लगाया था, समझ रहे हैं? इस चीज़ को ऐसे याद रखना है, क्योंकि अंग्रेज़ों को ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत घटिया किस्म के लोग थे, समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या हुआ? ऐसा क्षेत्र मतलब जो सरकारी हो। तो ये क्या हो जाएगा? जेके सीमेंट उद्योग, ये प्राइवेट है। बोकरो लो इस्पात उद्योग, टाटा लो इस्पात, ये भी प्राइवेट है। रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, ये भी प्राइवेट है। तो जो बोकरो लो इस्पात उद्योग है ये सार्वजनिक है, लोहा, समझ गए? इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संवैधानिक सभा के मौसादी समिति के अध्यक्ष थे? मौसादी समिति मतलब संविधान में नई चीज़ को जोड़ना। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए भीमराव अम्बेडकर क्या था, वो बच्चा में बहुत परेशान किए गए थे, बहुत ज़्यादा, तो लोगों का अत्याचार। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए ताकि हमारे जैसे जो भी लोग इंडिया में रहते हैं उसको नहीं परेशान किया जाए। तो जो बड़े लोग थे ना, वो छोटे लोगों पे बहुत बदतमीज़ करते थे, उनको साथ में खाना पिलाना नहीं चाहते थे। इंसान तो इंसान ही है, हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हर एक इंसान है, तो सब तो आपस में बराबर है, सब भाई भाई है ना? तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, जो आज के समय धज्जी उड़ाया जा रहा है। संविधान में कोई भी थोड़ा सा भी इसमें नहीं चलता है, ठीक है? नेता को देखिएगा, कुछ नहीं, संविधान कुछ नहीं चलता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, वो बचा हुआ कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ज्वार। क्या हो जाएगा? ज्वार। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन कानून लागू करने का परिणाम यह हुआ था कि वनों की सुरक्षा। ब्रिटिश लोग आया था ना, पता है क्या बोला था कि हम लोग वन का कानून लगाते हैं, इससे पता है क्या होगा, तुम्हारा जितना का ये मतलब गाछ वृक्ष है ना, सबको हम बचाएंगे, अच्छा से देखेंगे। पता है क्या किया? पूरा को काट कूट के ले जा रहा था उधर, पटरी बना रहा था ट्रेन का, नया चीज़ बना, फर्नीचर बना रहा। बस हुआ क्या, देखिए इसका पूछ रहा, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन कानून लगाने का परिणाम क्या हुआ? तो क्या हुआ? वनों की सुरक्षा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई है। बताइए, बोला कि सुरक्षा करेंगे, काट दिया।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? तो देखिए इसमें डेयरी पशु जो है ना, ऊँट नहीं है। क्या नहीं है? ऊँट नहीं है। भैंस है, बकरी है, गाय है, ऊँट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकालीन दुनिया में सरकार का प्रमुख स्वरूप इनमें से कौन है? मतलब अभी जो चल रहा है उसमें सरकार का प्रमुख क्या है? लोकतंत्र चल रहा है। समकालीन दुनिया में सरकार का प्रमुख स्वरूप क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, अच्छा है भी है, क्योंकि जनता का इसमें राज माना जाता है, चूँकि वैसा होता नहीं है। अब जो नेता एक बार बैठ गया, वो शासन पे बैठ गया, गद्दी पे बैठ गया, उसी का सब कुछ चलता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? जन घनत्व सबसे ज़्यादा किस में है? इसका बात किया जाए, इसका जन घनत्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कितना ठूस ठूस के आदमी भरा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं, ठूस ठूस के बढ़ना। वो मतलब बिहार में है। कम ज़मीन है, ज़्यादा लोग, 1106 आदमी प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 2011 के जनगणना के अनुसार क्या होता है, बताया जाता है। अभी तो नहीं है, बढ़ गया। तो ये चीज़ें हैं, बिहार में फिर भी ज़मीन और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसको जाना जाता है? जूट और कपास को सफ़ेद। कपास क्या होता है? उजला होता है ना भाई। कपास मतलब सफ़ेद, तो 100 से सफ़ेद आता है ना, सफ़ेद फाइबर के रूप में। और जूट मतलब गोल्डन फाइबर, है ना। अब इसको देखिए, गोल्डन फाइबर, इसको हम डॉ बना सकते हैं ना। टॉ है तो भाई ऐसे नहीं बन जाएगा, गोल्डन हो जाएगा ना। बस यही चीज़ को ट्रिक लगाना है, आराम से याद करना है। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य ये जो लिया गया है रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। और ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन में लिया गया था, मौलिक कर्तव्य। अब बात देखिए, आप पे भी तो जिम्मेदारी है, देश को कैसे करना है, क्या करना है। तो इसके लिए 42वां संविधान 51A में आर्टिकल नंबर बताया गया। ठीक है, मौलिक। अब देखिए रूस जाइएगा तो मौलिक, अगर आप रूस गए तो क्या चाहिए? मौलिक अधिकार चाहिए। रूस गए हैं और कोई मारे थप्पड़, आप रूस गए, बोले हमारा अधिकार कहाँ गया? चलिए अब हम लोग रीजनिंग देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? भवन से किराया मिलता है तो धन से क्या मिलेगा? ब्याज नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन,